Ito bagaimana kebantuan sama. Ya तो मैं भी यू बिजाट कोना यू नमस्कार। ये आंसू, ये तकलीफ जो आपने इस महिला के मुंह से सुनी, बर्बादी की जो तस्वीरें आपने देखी, ये इस वक्त सिर्फ इस एक परिवार तक, इस एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के जोशी मठ में जो 20,000 लोग इस वक्त रहते हैं, उनके जीवन पर यह संकट इस वक्त मंडरा रहा है कि ना जाने किस दिन जिस घर में रहते हैं वो भर भरा कर धंस जाए, ना जाने किस दिन छत का लेंटर आकर सर पर गिर जाए, ना जाने किस दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो इस तकलीफ की वजह से, क्योंकि धंसती हुई जमीन ने जोशी मठ, जिसे कि बद्रीनाथ धाम का गेटवे कहा जाता है, औली का गेटवे कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका गेटवे कहा जाता है, यानी जोशी मठ वो बेस पॉइंट है जहां से इन जगहों पर पहुंचा जाता है। आज वो जोशी मठ, वो जिंदा शहर तिल तिल करके डूब रहा है, एक जिंदा शहर समाधि में तब्दील होने के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामले पर कोई राजनीति नहीं है, छोटी आबादी है, मुख्य धारा में आपको ये मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये संकट आपके लिए नहीं है। हिमालय पर आने वाला संकट पूरे देश के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि ये आपकी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये आप तक पहुंचने वाले पानी से जुड़ा है, ये आप तक पहुंचने वाले संसाधनों से जुड़ा है। और इसीलिए अगर उत्तराखंड की इस समस्या के लिए पहाड़ों से और प्रकृति से प्रेम करने वाला हर इंसान उसके लिए एकजुट ना हुआ, तो फिर जोशी मठ को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जोशी मठ, जिसके बारे में ये मान्यता है कि ये वही ज्योतिर्मठ है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बसाया था, ये उनकी तप स्थली है जहां पर उन्होंने साधना की और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। शंकराचार्य ने भारत के जिन 4 कोनों में मठों की स्थापना की, ज्योतिर्मठ उनमें से एक है और यहीं पर शंकर भाष्य की रचना हुई। तो एक प्राचीनतम शहर, एक प्राचीनतम स्थान जिसकी न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, न सिर्फ आध्यात्मिक मान्यता है, बल्कि वर्तमान में भी वो लोगों के बीच लोकप्रिय है। आज उस शहर के लोग अपनी जिंदगी मान रहे हैं, अपनी जमीन मांग रहे हैं, लेकिन कौन उनके साथ खड़ा है? हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति के अतुल सती ने लीड किया, और इस दौरान सबसे पहले वहां पर जो लोग आए और जो कहा गया उसकी एक झलक देखी। केवल गांधीनगर नहीं था, सबके नीचे से ही जमीन खिसक रही थी पिछले 15-20 सालों से। जब से वो एनटीपीसी आई है, वो आपके पीछे नीचे से जमीन खिसका रही थी, आप समझ नहीं रहे थे। मैं तो 2003 में भी बोला, 4 में भी बोला, 10 में भी आपको लाया सड़क पर। आज कोई कह रहा था, अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि हम तो बहुत दिनों बाद ऐसी जनता देख रहे हैं। मैंने कहा याद करो 2010 में 3,500 लोग सड़क पर आए थे अपने जोशी मठ को बचाने, लेकिन दिक्कत ये हुई कि हम लंबे समय तक नहीं रहे। हम बहुत जल्दी अपने घर को लौट जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जोशी मठ का क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये एक होटल है और कैसे इन 2 इमारतों की दीवारें आपस में आकर मिल गई हैं, ऐसा लगता है कोई फिल्मी सीन हो, लेकिन ये सच है। और ये होटल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है। इसके ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक है जिसमें भारी मात्रा में पानी स्टोर्ड है, और अगर ये गिरता है तो कितनी तबाही आएगी इसका अंदाजा भी इस बात से लगा लीजिए कि इस होटल के पीछे कॉलोनी तक बसी हुई है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर छोड़कर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे, लेकिन कहां जाएं? उनके घरों का सर्वे कैसे होगा, निरीक्षण कैसे होगा, कैसे उनको वापस सुरक्षित बसाने की तैयारी होगी? समुद्र तल से 6,000 फीट की ऊंचाई पर सिस्मिक जोन 5 में जोशी मठ को रखा गया है, और प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से ये काफी सेंसिटिव है। और ये बात ऐसा नहीं है कि साल 2022 दिसंबर के अंत में मैं आपके सामने रख रही हूँ, बल्कि बीते कई वर्षों से ये मुद्दा लगातार पर्यावरणविद उठा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि जोशी मठ में अगर अब एक भी कंस्ट्रक्शन हुआ या कंस्ट्रक्शन रुका नहीं, तो फिर इस शहर को मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसके बावजूद जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो वहां पर बेतहाशा जारी रही। पूरे जोशी मठ के नीचे सुरंगें खोद दी गई, और आज जब वो सुरंगें खुदने की वजह से शहर की नींव हिल गई है, इलाके की नींव हिल गई है, तो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग इस वक्त वहां रह रहे हैं उन पर क्या बीत रही है?
जिन लोगों के घरों में दरारें इस वक्त आई हैं दीवारों पर, उन्हें नहीं पता है कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाएं। लोगों ने कमरे बंद कर दिए और उन कमरों से वो दूसरी जगहों पर रहने लगे हैं। जमीन पर जहां पर दरारें आई हैं, ऐसी ऐसी दरारें हैं कि उनको देख के लगता है कि घर कभी भी गिर सकता है, मकान कभी भी ढह सकता है, लेकिन वो लोग मजबूर हैं वहां पर रहने के लिए। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग नहीं हैं। इन दरारों से कब सांप और बिच्छू निकलकर आ जाएंगे, आप सोचिए जरा उन लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन इन सब के बीच ना तो परियोजनाओं पर रोक लगी, ना इसके लिए कोई एक डिफेंस मैकेनिज्म खड़ा किया गया, ना दूरदर्शी सोच के साथ इसके बारे में सोचा गया। जबकि ये वही चमोली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको याद होगा कि जब सैलाब आया था तो वहां पर रैनी गांव से लेकर किस तरह से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के बाद क्या तबाही का वहां पर आलम था। मैं खुद उस दौरान वहां पर कवरेज के लिए पहुंची थी और वहां पर लोगों को रोते बिलखते देखा मैंने, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके लोग सुरंग के अंदर दबे रह गए, बाहर नहीं आ पाए। स्थानीय लोग लगातार ये कह रहे थे, इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे कि ये परियोजनाएं राज्य को, क्षेत्र को तबाह कर देंगी। लेकिन आज सच आप सबके सामने खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये संकट पहली बार आ रहा है। दरअसल उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन तमाम इलाकों में खतरे बरकरार हैं इनकी भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी 1970 का वक्त ऐसा रहा है जब इसी तरह से ज़मीन धंसने की खबरें सामने आई। और 70 के दशक में जब ये ज़मीन धंसने की घटनाएं सामने आई तो 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया था कि जिस तरह से यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, शहर की कैपेसिटी और नदी के कारण जो कटाव, नदियों के किनारे जो कटाव हो रहा है, वो सब कुछ इस तबाही को लेकर आ रहा है। लेकिन हिमालय को खोदे जाने को किसी ने बचाया नहीं। राज्य आपदा प्रबंधन के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा से जब सवाल इस पर पूछे गए तो उनका ये कहना है कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फंड है और जो ये फंड है वो किसी भी तरह की समस्या के लिए उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी है। तो क्या सरकार, क्या प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि अब जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इसी तरह से होगी? दूरदृष्टि क्या इस मामले पर रखी जा रही है? क्या ये परियोजनाएं यूं ही चलती रहेंगी और इन परियोजनाओं को लेकर जो खाका तैयार किया गया है वो अब किस तरह से रिव्यू होगा आने वाले समय के लिए? औली, जो कि औली के बुग्याल जोशीमठ से 8000 किलोमीटर आगे हैं और जोशीमठ लोग पहुंचते हैं औली जाने के लिए। 2023 में यहाँ पर फरवरी में दक्षिण एशियाई विंटर गेम्स होने हैं, प्रस्तावित है। औली, जो कि जहाँ पर देश का सबसे लंबा जोशीमठ औली रोपवे है, खतरा वहाँ पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं वो ये बता रही हैं कि देश के सबसे लंबे रोपवे पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि टावर्स के आसपास भूस्खलन शुरू हो चुका है और पहाड़ खिसकने से 150 से ज्यादा रिहायशी मकानों में दरारें आई हैं। इसका एक रणनीतिक और सामरिक महत्व भी है। 1962 के युद्ध के बाद, जब चीन के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है तेजी से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, भवन निर्माण हुए, सड़कों का जाल बिछा। इसके अलावा यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण हुआ, भवनों का निर्माण हुआ। सेना यहाँ पर बसती है, ITBP का वहाँ पर हेडक्वार्टर है। वहाँ पर जो लोकल, जो स्थानीय आबादी है वो नहीं बचेगी। तो ऐसे में सीमांत क्षेत्र होने की वजह से भी ये खतरे सामरिक लिहाज से भी ऐसे हैं जिन पर दूरदृष्टि रखने की ज़रूरत है, जिन पर फौरन कदम उठाने की ज़रूरत है। लगातार वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और पत्रकार हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है तो आज जोशीमठ को बचाने के लिए उनके जो एक्शंस है उसमें वो तेज़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इन सबसे अलग आज मैं एक बड़ी पिक्चर जो आपके सामने रख रही हूँ, उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की तरफ आप सैलानी के रूप में, टूरिस्ट के रूप में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ के पहाड़ों को, क्योंकि ये सबसे नए बने पहाड़ है हिमालय के और रॉ हैं, कमज़ोर हैं, ऐसे में वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, अगर एक देश और समाज के रूप में इसके प्रति हम अवेयर नहीं हुए, आवाज़ नहीं उठाई, तो कल को ये संकट आपकी दहलीज पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका एक आत्मीय रिश्ता उत्तराखंड के साथ है जो अलग अलग मौक़ों पर दिखाई दिया है, चाहे उनकी केदारनाथ से जुड़ी यात्राएं हों या उत्तराखंड में अलग अलग अवसरों पर उनका पहुंचना हो, आज जब जोशीमठ के लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं तो मेरी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए यही है कि कम से कम प्रधानमंत्री, उनका ऑफिस,
वो तमाम नेता और मंत्री जो उत्तराखंड में बैठते हैं, जो केंद्र में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस मसले पर और तेज़ी से विचार करें और एक्शन लेने की दिशा में आगे बढ़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उत्तराखंड की आवाज़ बुलंद होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।